हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इससे जो पीछे का लेक्चर था उसमें अपनी बात चल रही थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसकी अपन चर्चा कर ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि इन किसी कंपाउंड में एरोमेटिक नेचर, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक नेचर किस आधार पर बताई जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर, अगर वो डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है। तो आज का अपनी हेडिंग क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करना, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करना, दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या है। इसमें सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे काउंट की जाती है। किसी कंपाउंड की नेचर चेक करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करते समय, तो उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वन बाय वन। तो देखना ध्यान से। मैंने कहा सबसे पहले, अगर दिए गए कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। अगर दिए गए कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो अपने को कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से दिए गए कंपाउंड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर नेगेटिव चार्ज है दिए गए कंपाउंड में, क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज जो अपने वो कंपाउंड में दिया है वो लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइज्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, और लोकेलाइज्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो ऐसे बोला जाता है, अगर नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी काउंट की जाती है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट की जाती है। अगर ये नेगेटिव चार्ज लोकेलाइज्ड है जिसमें डीलोकेलाइजेशन नहीं हो रहा हो, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकेलाइज्ड है। इसका मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी काउंट की जाएगी, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वो टर्म्स है, इन टर्म्स को याद रखना है। जब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट की जाती है तो किस में कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, इस बात का पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे काउंट की जाती है उसकी मैंने चर्चा कर ली। अब अपन बात करते हैं तो मैंने कहा कोई कंपाउंड, किसी कंपाउंड की अपने को क्या चेक करनी है, नेचर चेक करनी है कि वो दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दिया गया कंपाउंड में क्या होना, अपने को काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है। तो 4n पाई, अगर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर मैं बात करूं तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आधार पर अपन क्या चेक करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। या मैं बात करूं 4n सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या चेक करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट की जाती है। इसके आधार पर अपने को बताना है दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो अगर मैं बात करूं इस कंपाउंड में n की वैल्यू, यहाँ पे n क्या है, इंटीजर नंबर है। इस n की जगह मैं क्या क्या रख सकता हूँ, 0 1 2 3 डैश 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 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इस n की जगह अगर मैं बात करूँ 4n सिस्टम, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, तो n की जगह यहाँ पे क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस आधार पर, इन इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर किसी कंपाउंड की नेचर पहचानने के लिए कुछ सिस्टम दिए गए थे। वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, और उसमें किस उसकी नेचर पहचान की जाती है कि उसमें कम दिया गया कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अगर मैं इस कंपाउंड में, अगर इस 4n + 2 में, इस 4n + 2 में इस n की जगह क्या रख दूँ, 0 रख दूँ, तो ये सिस्टम कौन सा होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इस n की जगह मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, 1 रख दूँ, तो क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर इस n की जगह मैं क्या रख दूँ, यहाँ पे 2 रख दूँ, तो कितना होगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर मैं इस n की जगह 1 रख दूँ तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम।
अगर यहाँ पे 2 रख दो तो क्या होगा, एट पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसी तरीके से शो ऑन, कुछ भी हो सकता है आगे। तो किसी कंपाउंड्स की अपने को नेचर पहचाननी है कि दिया गया कंपाउंड की नेचर क्या है, तो अपने को क्या चेक करना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। इसी के आधार पर कुछ सिस्टम दिए गए, जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये क्या होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड में मिलते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट की जाती है, उसकी अपन चर्चा करेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 4n+2 सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूं, 4n+2 सिस्टम। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 4n+2 सिस्टम। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो अगर मैंने कहा इस n की जगह, n क्या है यहाँ पे इंटीजर नंबर, इस n की जगह मैं क्या काम में ले लूं, अगर 0 काम में ले लूं, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, जिसमें n इंटीजर नंबर है और n क्या है, वैल्यू कितनी है, 0। तो कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर जब भी ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर दिए गए कंपाउंड में क्या हो रहे हैं, डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। अगर ये किसी कंपाउंड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डिलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। मैंने कहा किसी कंपाउंड में अपने को अगर किसी कंपाउंड की नेचर पहचाननी है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस बात पर डिपेंड होगा कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज्ड है या डिलोकेलाइज्ड नहीं है। डिलोकेलाइज्ड नहीं होने का मतलब क्या हुआ, लोकेलाइज्ड है। अगर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड हैं, जिसमें डिलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो, तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, तो दिया गया कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो मैंने कहा ये जो सिस्टम की पहचान करने के लिए अपने को इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की इस बात पे टेंडेंसी या इस बात पर डिपेंडेंस होगी कि ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज्ड हैं या लोकेलाइज्ड हैं। अगर ये डिलोकेलाइज्ड हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर ये लोकेलाइज्ड हैं तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन कभी भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि कंपाउंड ये जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या जिसमें n क्या है, 0, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी क्या नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता। या तो एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक कभी नहीं होगा। अब मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर डिलोकेलाइज्ड है तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से वो कंपाउंड है जिसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, लोकेलाइज्ड, तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसके एग्जांपल्स की बात करता हूं जिससे इजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं, देखना ध्यान से। जैसे ये कंपाउंड दे दे, इस कंपाउंड में अपने को पूछ ले, ये जो मैंने कहा कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे की जाती है। अगर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड के कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, 2। पॉजिटिव चार्ज का कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया जाता है, 0। तो टोटल कितने हो गए रिंग में, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये अब बता दिया जाता है कि ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है डिलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है, और इसकी बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। रेजोनेंस की अगर पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज्ड है। डिलोकेलाइज्ड होने की वजह से दिया गया कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। इसी तरीके से इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो अपनी रिंग सबसे पहले क्या चेक करनी है, रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है। ये अपनी रिंग है, इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैंने कहा कैसे काउंट की जाती है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
इसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने, क्योंकि अपने को क्या चेक करना है, इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है। तो रिंग में कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन और ऑक्सीजन विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो अपनी कंडीशन ये थी वही अपने यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्या होंगे, डीलोकेलाइज्ड होंगे। डीलोकेलाइज्ड होने का मतलब ये कंपाउंड दिया गया कंपाउंड, इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। तो दोनों ही कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक, जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। अब बात आती है 2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर लोकेलाइज्ड है तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे ये अपने को कंपाउंड दे दें, इस कंपाउंड में ये रिंग है, इस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे काउंट की जाती है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब बात आती है इसके लोकेलाइजेशन और डीलोकेलाइजेशन की। तो देखना ध्यान से, यहाँ पे कोई भी स्पीशीज नहीं है जो इसके साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब दिया गया कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। दिया गया कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये मैंने बात की 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, जिसमें मैंने बताया कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, या तो क्या होगा, एरोमेटिक या होगा नॉन एरोमेटिक। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड। कभी भी एंटी एरोमेटिक 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एंटी एरोमेटिक नेचर नहीं होगी। मैंने कुछ एग्जांपल्स की बात की, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गए होंगे। तो ये तो अपनी बात होगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। अब हम बात करते हैं सेकेंड इसमें 4n सिस्टम की। कौन सा सिस्टम, 4n सिस्टम। 4n सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो n यहाँ पे क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर में यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आगे। और तो अगर मैं इस n की जगह क्या रखूं, 1 रखूं, इस n की जगह क्या रख दूं, 1, तो क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा। तो किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आधार पर कंपाउंड की नेचर चेक करनी हो तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है। जैसा आपने किसमें पढ़ा है अभी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड। तो जो दिए गए कंपाउंड में अपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो काउंट किए हैं वो इस बात पर डिपेंड करेगा कंपाउंड की नेचर क्या होगी कि ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है। अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है, इसका मतलब दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक मैंने कहा अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीलोकेलाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, कंपाउंड की नेचर एंटी एरोमेटिक होगी। अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोकेलाइज्ड, इसका मतलब डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट है, तो इसकी नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक, तो दिए गए कंपाउंड की नेचर कैसी होगी, नॉन एरोमेटिक। इसमें ऐसे बोला जाता है ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता, एरोमेटिक नहीं होगा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। मैंने कहा 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज्ड है तो एंटी एरोमेटिक होगा, लोकेलाइज्ड है तो नॉन एरोमेटिक होगा, कभी भी एरोमेटिक नहीं होगा। अब बात आती है अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं, कम इसकी नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हो, लोकेलाइज्ड, उनकी नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो इसके एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूं तो देखना ध्यान से। एग्जाम्पल्स जैसे
एक तो मैंने ये एग्जांपल लिया। इसी तरीके से अगर एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, एक मैंने ये एग्जांपल लिया। इन कंपाउंड्स में अपने को क्या चेक करना, सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करनी है। तो मैंने कहा नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2। एक डबल बॉन्ड में कितने काउंट किए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2। टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिव चार्ज हो तो कितने इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 0। एक डबल बॉन्ड हो तो 2, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं इसकी नेचर की। अगर ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो, डिलोकेलाइज्ड हो रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, रेजोनेंस मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरी रिंग में घूमेंगे, ये इसमें क्या मैं कह दूं, डिलोकेलाइज्ड होंगे। डिलोकेलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, दिए गए कंपाउंड की नेचर कैसी होगी, एंटी एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, ये पॉजिटिव इन दोनों के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। डिलोकेलाइजेशन होने से इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके से कंपाउंड की नेचर चेक की जाती है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकेलाइज्ड हो रहे हो। अब मैं बात करूं इस कंपाउंड की, जैसे ध्यान से देखिएगा, ऐसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो, जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड हो, तो वो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले अपन इस कंपाउंड में क्या चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम चेक करने के बाद क्या चेक किया जाता है कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा अगर ये इसमें ये जो स्पीसीज है इस रिंग में डिलोकेलाइजेशन होना चाहिए, डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे डिलोकेलाइजेशन रुक गया। तो ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इस रिंग में कंप्लीटली डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब डिलोकेलाइजेशन इस कंपाउंड में एब्सेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोकेलाइज्ड है, इसकी नेचर क्या है, लोकेलाइज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, लोकेलाइज्ड का मतलब पूरी रिंग में इसमें डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा, लोकेलाइज्ड है। तो ये दिया गया कंपाउंड क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो ये अपनी बात हो गई इस कंपाउंड में। इसी तरीके से एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, जैसे इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखना ध्यान से, इस कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे काउंट की जाती है, एक डबल बॉन्ड में 2, ये भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी 2, टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है 4 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड। अब अपने को कैसे चेक करना है, अगर किसी रिंग में कार्बन की संकरण क्या हो, sp3, इस कार्बन की संकरण sp3, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है क्योंकि लगातार क्या रहे सिग्मा बॉन्ड्स। तो कॉन्जुगेशन में नहीं होने से इस रिंग में डिलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो गया। डिलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये क्या है, लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक। तो इस आधार पर अपने कुछ एग्जांपल्स पढ़े जिसमें कंपाउंड्स की नेचर कैसे चेक की जाती है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, जिसमें क्या इंपॉर्टेंस क्या है, डिलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इजीली समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से अपन कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे इसको क्या बोलते हैं,
ब्यूटा, 4 कार्बन है तो ब्यूटा डाइईन, 2 डबल बॉन्ड है, इसका मतलब डाइईन। साइक्लोब्यूटा डाइईन, देखना ध्यान से इसकी नेचर क्या होगी। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या चेक करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, 2। एक डबल बॉन्ड में कितने, टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना ध्यान से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब अब क्या चेक करेंगे कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड। तो देखना ध्यान से चेक करते हैं। ये जो डबल बॉन्ड एक दूसरे के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में किसी भी तरीके का कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पाई बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड, डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इजीली रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे लोकेलाइजेशन की कोई कंडीशन नहीं है। तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज्ड हो, इसका मतलब दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। तो ये दिया गया कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। तो साइक्लोब्यूटाडाइईन नेचर में कैसी होती है, एंटी एरोमेटिक। एक साइक्लोब्यूटाडाइईन के लिए एक चीज बोली जाती है, उसको ध्यान में रखना कि इसकी जो शेप होती है, ये जो शेप मैंने लिखी ये कैसी है, रेक्टेंगुलर, आयताकार। इसकी शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है। कई बार अपन कैसे बना देते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइईन को अपन स्क्वायर बना देते हैं, स्क्वायर, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर फॉर्म होगी इसकी, एक होती है रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप इज द करेक्ट बिकॉज, देखना ध्यान से, मैंने कहा इस साइक्लोब्यूटाडाइईन की स्क्वायर शेप नहीं होती। ये जो स्क्वायर शेप है ये अपन क्या बनाते हैं, गलत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, देखना ध्यान से, ऐसे बोला जाता है साइक्लोब्यूटाडाइईन स्क्वायर फॉर्म में नहीं होती, ये किस में एग्जिस्ट करती है, रेक्टेंगुलर या आयताकार। इस आयताकार शेप में एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है, क्योंकि ये डाइमर बनाती है। डाइमर का मतलब द्विलीकरण कर लेती है। देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा साइक्लोब्यूटाडाइईन की शेप कैसी होती है, रेक्टेंगुलर। ये इसकी कैसी शेप है, रेक्टेंगुलर। ये तो करेक्ट है। और इसकी जो स्क्वायर फॉर्म है, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, जैसे ये स्क्वायर है तो ये फॉर्म क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी कौन सी शेप एग्जिस्ट करेगी, रेक्टेंगुलर, आयताकार। रेक्टेंगुलर शेप में ये ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। मैंने कहा इसका कारण क्या बताया कि ये द्विलीकरण करती है, डाइमराइज्ड फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी, इस फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करेगी। रेक्टेंगुलर फेज में है तो यहाँ पे डाइमराइजेशन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, द्विलीकरण। द्विलीकरण इसमें हो जाता है। द्विलीकरण का मतलब क्या है, देखना, 2 साइक्लोब्यूटाडाइईन के मॉलिक्यूल्स, 2 साइक्लोब्यूटाडाइईन के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, डाइमर बनाएंगे। देखना ध्यान से क्या बनेगा, डाइमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे डाइमर बनेगा। तो बनने वाला कंपाउंड देखना क्या होगा, ये इसकी कौन सी फॉर्म होती है, स्टेबल फॉर्म होती है। तो मैंने कहा इसकी ये जो रेक्टेंगुलर फेज में ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, रेक्टेंगुलर फेज इसकी ज़्यादा एग्जिस्ट होती है, किससे, स्क्वायर फॉर्म से। जब ये रेक्टेंगुलर फेज में होगी तो रेक्टेंगुलर फेज और इस डाइमराइजेशन की फॉर्म की अगर बात करूं तो ज़्यादा किस में एग्जिस्ट होगी, डाइमर फॉर्म में। तो ये जो साइक्लोब्यूटाडाइईन है ये अपनी डाइमर फॉर्म में ज़्यादा एग्जिस्ट होती है। इस रेक्टेंगुलर फेज में कंपेरेटिवली स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की बात करूँ तो रेक्टेंगुलर फेज इसकी क्या होती है, स्टेबल होती है। स्क्वायर फॉर्म इसके अपन स्क्वायर फॉर्म में नहीं बनानी चाहिए। इसकी रेक्टेंगुलर फेज क्या होती है, एग्जिस्ट होती है। और ये जो रेक्टेंगुलर फेज ये ज़्यादा किस में एग्जिस्ट होगी, इस डाइमर फॉर्म में। डाइमर फॉर्म में
साइक्लोब्यूटाडाइन ज़्यादा स्टेबल होती है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा 4n+2 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब अपन थर्ड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जब 4n+2 सिस्टम में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n की वैल्यू कितनी हो, n = 1, तो क्या होगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखना ध्यान से, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात आती है किसी कंपाउंड में, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर अपने को क्या चेक करना है, दिया गया कंपाउंड है उसकी नेचर क्या होगी। तो देखना 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस बात पर डिपेंड करेगा, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ये या तो क्या होने चाहिए, डीलोकेलाइज्ड, जैसे अपन 2 पाई इलेक्ट्रॉन में पढ़ा, 4 पाई में पढ़ा, उसी तरीके से यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, डीलोकेलाइज्ड हो। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, लोकेलाइज्ड हो, जिसमें डीलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो। या तो इस बात पर डिपेंड करेगा किसी कंपाउंड की नेचर कि ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड होने चाहिए या लोकेलाइज्ड होने चाहिए। तो देखना ध्यान से, अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपाउंड है इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक होगी। अगर ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो, लोकेलाइज्ड, तो दिए गए कंपाउंड की नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो मैंने कहा किसी कंपाउंड की नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले चेक किया जाता है ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है काउंट किए, अगर ये डीलोकेलाइज्ड है तो इसकी नेचर क्या है, एरोमेटिक। अगर ये लोकेलाइज्ड है इसका मतलब क्या है, दिया गया कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन कभी भी क्या नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। तो मैंने कहा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्या क्या हो सकता है, या तो एरोमेटिक हो सकता है या नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तो देखना इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं अपन, जिसमें सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसमें क्या हो रहा हो, जो डीलोकेलाइज्ड हो रहे हो। तो देखना एग्जांपल्स 1 बाय 1। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करूं तो नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 और आ जाएंगे, एक डबल बॉन्ड है तो 2, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है इस रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन अगर हो रहा हो तो क्या होगा, देखना ध्यान से, ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कभी तो इस साइड आएंगे, इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जब डीलोकेलाइज्ड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस होगा, तो इसमें जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज्ड हो, इस कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। तो ये दिया गया कंपाउंड, इसकी नेचर क्या है, एरोमेटिक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं, जैसे देखना ध्यान से, जैसे कुछ एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं जिसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। एक ये कंपाउंड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, तो जैसे एक अपना ये कंपाउंड हो गया। इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा। तो ये कंपाउंड सभी क्या है, एरोमेटिक हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ एग्जांपल्स की, तो से इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। इसी तरीके से एग्जांपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखना ध्यान से। और
ये क्या है, पायरोल, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के पास उपस्थित लोन पेयर और डबल बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सभी में क्या होगा, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है डिलोकेलाइज्ड होंगे। इसका मतलब ये कंपाउंड्स क्या है, नेचर में एरोमेटिक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या हो रहा हो, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड हो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा उन कंपाउंड्स को। इस कंपाउंड में अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 डबल बॉन्ड है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 होने से इसमें ये जो कॉन्जुगेशन में नहीं रहे, तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन इस रिंग में, इसका डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिड कार्बन मिल गया इसमें, तो यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन रुक गया। इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लोकेलाइज्ड। इसकी नेचर कौन सी होगी इस कंपाउंड की, नॉन एरोमेटिक। तो दिया गया कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो ये तो अपनी बात होगी किसकी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें अपन कंपाउंड की नेचर कैसे चेक की जाती है कि दिए गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड, उसी पर उसकी नेचर डिपेंड करेगी। अब किसी कंपाउंड में जैसे 2 कंपाउंड ऐसे दे दे जो दोनों की नेचर क्या हो, सेम हो। अगर मैं बात करूं, जैसे देखना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर अपने को 2 कंपाउंड ऐसे दे दे जिनकी नेचर क्या हो, सेम हो, सेम पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 कंपाउंड अपने को ऐसे दे दे जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो, उस रिंग में ये जो कंपाउंड है इसमें साइक्लिक कंपाउंड होगा तो रिंग बनेगी, साइक्लिक कंपाउंड है तो रिंग बनेगी। इस रिंग में एक रिंग तो क्या हो, बड़ी हो, और एक रिंग क्या हो, छोटी हो। तो अपन उस कंपाउंड में कैसे पहचानेंगे कि दिए गए कंपाउंड में ज़्यादा जिसकी नेचर ज़्यादा होगी, जो कंपाउंड जिसकी नेचर होगी उसमें कंपेरेटिवली इन दोनों में से नेचर किसकी ज़्यादा होगी, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देख मैं कह रहा हूँ अगर एक रिंग की साइज बड़ी है, एक रिंग की साइज क्या है, छोटी है, उनमें क्या हो, सेम पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, इसका मतलब क्या है, इसकी नेचर, इन दोनों रिंग की नेचर तो सेम होगी। जैसे मैं बात करूँ एग्जाम्पल कॉमन, जैसे अपन गैस करते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, इसमें सेम पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेम पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेंगे, तो उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर किसके ज्यादा होंगे, उसी पर बेस्ड मैं बात कर रहा हूँ। अपन इसको समझते हैं, इसके लिए क्या क्या रूल फॉलो करने हैं। अब बात आती है स्मॉलर रिंग और लार्जर रिंग, स्मॉलर एंड लार्जर रिंग। स्मॉलर और लार्जर रिंग के लिए बोला जाता है अगर किसी कंपाउंड की नेचर सेम हो। स्मॉलर और लार्जर रिंग में क्या हो, कंपाउंड की नेचर सेम हो, तो उसमें कंपैरेटिवली कैसे बताया जाता है किसकी नेचर ज़्यादा होगी, उस कंपैरेटिवली कैसे बात की जाएगी। तो देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ अगर एक तो मैंने स्मॉलर रिंग ले ली, क्या ले ली, स्मॉलर रिंग वाला कोई कंपाउंड, एक मैंने ले लिया लार्जर रिंग वाला कंपाउंड। एक तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्मॉलर रिंग वाले कंपाउंड की, एक लार्जर रिंग वाले की। मैंने कहा इनकी नेचर क्या है, दोनों की सेम है, इन दोनों कंपाउंड की नेचर क्या है, सेम। नेचर यहाँ पे क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो सकती है, डिफरेंट। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो सकती है, डिफरेंट। तो उसमें उस कंपाउंड की नेचर रिस्पेक्टिवली अपन कैसे बात करेंगे कि एक कंपाउंड में तो क्या है, स्मॉलर रिंग है, और एक कंपाउंड में लार्जर रिंग है, तो कंपेरेटिवली किसमें ज़्यादा कैरेक्टर होंगे, जो उसकी नेचर होगी उसमें ज़्यादा कैरेक्टर किसके होंगे, तो अपन उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए उस चीज़ को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं छोटा सा, अपने को कोई पूछ ले
ये एग्जांपल इसमें कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, इसकी नेचर क्या होगी। मैंने कहा एक तो क्या है स्मॉलर रिंग वाला कंपाउंड, एक क्या है लार्जर रिंग वाला कंपाउंड। तो किसी रिंग में कंपैरेटिवली इसकी नेचर कैसे चेक की जाती है। मैंने कहा इसकी नेचर क्या है सेम। नेचर सेम होने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, नेगेटिव में 2, डबल बॉन्ड में 2, टोटल कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर मैं बात करूं नेगेटिव में 2, 3 डबल बॉन्ड है तो 6, 2, 8, टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब फॉरेन सिस्टम है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी क्या है फॉरेन सिस्टम। मैंने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो सकती है डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सिस्टम क्या है फॉरेन सिस्टम। तो यहाँ पे अपन इसकी नेचर क्या बताएंगे, ये कंपाउंड फॉरेन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब इस कंपाउंड की नेचर क्या है एंटी एरोमेटिक। ये भी क्या होगा एंटी एरोमेटिक। दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। तो अगर ये पूछ लिया अपने को इन दोनों कंपाउंड में एक तो लार्जर रिंग एक स्मॉलर रिंग, तो इन दोनों कंपाउंड में किसकी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा है, किसकी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम है, तो उसकी अपन कैसे पहचान करेंगे उस बात को मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो ऐसे बोला जाता है जो लार्जर रिंग है, ये क्या है लार्जर रिंग। लार्जर रिंग में नॉन प्लेनरिटी ज्यादा रखने की टेंडेंसी होती है। मैंने कहा जो लार्जर रिंग है उस रिंग में क्या होता है, लार्जर रिंग में नॉन प्लेनरिटी ज्यादा रखने की टेंडेंसी होती है कंपैरेटिवली स्मॉलर रिंग। तो लार्जर रिंग में नॉन प्लेनरिटी अगर ज्यादा है कंपैरेटिवली एंटी एरोमेटिक की कंपैरेटिवली बात करूं तो अगर स्टेबिलिटी की बात करूं जैसे सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं इसमें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बोला जाता है। मैंने कहा लार्जर रिंग है, लार्जर रिंग में क्या होता है सबसे पहले अपन क्या चेक करेंगे, दोनों कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक के कंपेरेटिवली ये एंटी एरोमेटिक इसकी प्लेनिटी की बात करूं तो ये क्या है प्लेनर मॉलिक्यूल। नॉन एरोमेटिक क्या है नॉन प्लेनर, ये कैसे मॉलिक्यूल होते हैं नॉन प्लेनर। तो इसमें दोनों ये दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। इन दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में अगर नॉन प्लेनरिटी ज्यादा होगी, नॉन प्लेनरिटी का मतलब क्या हुआ नॉन प्लेनर, यहाँ पे नॉन प्लेनरिटी अगर ज्यादा रखने की टेंडेंसी है, इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में क्या आ गया नॉन प्लेनरिटी रखने की टेंडेंसी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ ये जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरेटिवली तो क्या होगी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ इन दोनों कंपाउंड में रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैंने कहा लार्जर रिंग में क्या होता है नॉन प्लेनरिटी ज्यादा रखने की टेंडेंसी होती है। नॉन प्लेनरिटी की ज्यादा रखने की टेंडेंसी इसका मतलब क्या हो गया इस एंटी एरोमेटिक से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी थोड़ी ज्यादा होगी। ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, जिसमें नॉन प्लेनरिटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो लार्जर रिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों हुई क्योंकि इसमें नॉन प्लेनरिटी ज्यादा है। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या हुआ किसी कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर जितने कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है कम है। एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम होने से यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। और स्मॉलर रिंग में क्या होता है एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। स्मॉलर रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। अगर इसकी मैं बात करूं तो कंपैरेटिवली स्मॉलर और लार्जर रिंग वाले कंपाउंड्स में अगर अपन बात करें तो स्मॉलर रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं देन द लार्जर रिंग। इस बात को ध्यान में रखना है। क्यों होता है मैंने बता दिया कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है जिसके कारण नॉन प्लेनरिटी आ गई। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जब नॉन प्लेनरिटी आती है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो मैंने कहा लार्जर रिंग की नॉन प्लेनरिटी ज्यादा होती है, ज्यादा टेंडेंसी होती है इसके रखने की, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है जिसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो गए। इसी तरीके से कंपैरेटिवली लार्जर और स्मॉल रिंग में अपन किसकी बात करें एरोमेटिक कैरेक्टर की, किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे किसमें एरोमेटिक कैरेक्टर कम होंगे। ये तो बात हो गई अपनी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर की। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसी कंपाउंड में स्मॉलर और लार्जर रिंग के आधार पर एरोमेटिक कैरेक्टर की कैसे बात की जाती है तो देखना ध्यान से। तो मैंने कहा एक तो स्मॉलर रिंग है एक लार्जर रिंग है। एरोमेटिक कैरेक्टर की कैसे पहचान की जाएगी देखना।
अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दूं, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज कर दूं, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या काउंट करें तो कितना होगा इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितना होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन देखना ध्यान से, मैं कह रहा हूँ स्मॉलर और लार्जर रिंग में ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें कंपैरेटिवली ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब कंपाउंड क्या है एरोमेटिक। कंपाउंड क्या है एरोमेटिक, ये भी क्या होगा एरोमेटिक, दोनों ही कंपाउंड एरोमेटिक है। आपने वो पूछ ले कि रिलेटिव एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा है, इन दोनों कंपाउंड में एरोमेटिसिटी किसकी ज्यादा है, तो उसका निर्धारण किससे होगा, तो ऐसे बोला जाता है स्मॉलर रिंग, ये जो स्मॉल रिंग है इसकी प्लेनरिटी रखने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, स्मॉलर रिंग की प्लेनरिटी में आने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, प्लेनरिटी ज्यादा रखने की टेंडेंसी। मैंने क्या कहा देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा स्मॉलर रिंग की प्लेनरिटी मतलब ये जो समतलता है इसकी प्लेनरिटी में रहने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है कंपैरेटिवली लार्जर रिंग। तो इस कंपाउंड की अगर प्लेनरिटी ज़्यादा होती है, मैंने कहा किसी कंपाउंड की एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो कोई कंपाउंड ये क्या है, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये क्या है प्लेनर, ये नॉन एरोमेटिक क्या है नॉन प्लेनर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे अपन चेक नहीं करेंगे कंपैरेटिवली क्योंकि सबसे कम स्टेबल होता है। इसकी अगर मैं बात करूँ, अगर कोई कंपाउंड जैसे कोई कंपाउंड क्या हो रहा हो प्लेनरिटी की तरफ जा रहा हो, जितना ज़्यादा प्लेनरिटी शो करेगा उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो मैंने कहा स्मॉल रिंग में प्लेनरिटी ज़्यादा रखने की टेंडेंसी होती है, इसका मतलब क्या हुआ स्मॉलर रिंग में एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़्यादा एरोमेटिक होगी। ये क्या होगा लार्जर रिंग में प्लेनरिटी की टेंडेंसी कम होती है, तो इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी कम होंगे। तो ध्यान से देखिए, इसका मैंने कहा जिसकी प्लेनरिटी ज़्यादा रखने की टेंडेंसी होती है, जिसकी प्लेनरिटी ज़्यादा रखने की टेंडेंसी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो स्मॉलर रिंग की इसमें यहाँ पे जो एरोमेटिक है स्मॉलर रिंग उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये ऑर्डर किसका है स्टेबिलिटी। कोई कंपाउंड में प्लेनरिटी बढ़ने से उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी एरोमेटिसिटी भी क्या करती है स्टेबिलिटी बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एरोमेटिसिटी भी बढ़ गई, एरोमेटिक नेचर भी बढ़ गई। यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, एरोमेटिक ज़्यादा होगा लार्जर रिंग के। तो एक तो अपने को स्मॉल रिंग और लार्जर रिंग अपने को पूछ ले कि कंपेरेटिवली किस में एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उसकी मैंने बात कर ली कि स्मॉल रिंग में एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, उसी तरीके से स्मॉल रिंग में क्या होते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं इसके मैंने कारण बता दिया, प्लेनरिटी और नॉन प्लेनरिटी के आधार पर इसको याद रखना है। अब इसी पर बेस्ड ये जो अपन ने अभी तक पढ़ा, इसी पर बेस्ड अपन किसकी बात करेंगे एग्जांपल्स की, जिसमें अपन चेक करेंगे एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो देखना ध्यान से, मैंने कहा एक तो एरोमेटिक कंपाउंड, एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करेंगे। सबसे पहले रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक की जाती है तीनों कंपाउंड्स में, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो देखना ध्यान से, सबसे पहले मैं स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेजोनेंस एनर्जी की बात करूँगा। इस रेजोनेंस एनर्जी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस रेजोनेंस एनर्जी का मतलब क्या हुआ, अनुनाद ऊर्जा। तो किसी कंपाउंड की अगर कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल है, कोई कंपाउंड क्या है जितना ज़्यादा स्टेबल है, अगर कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस बात को ध्यान में रखना है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है मैंने बताया था, ये एक निकलने वाली ऊर्जा है। किसी सिस्टम से जब निकलने वाली ऊर्जा होती है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो किसी सिस्टम की अगर रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई इसका मतलब क्या हो गया, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई।
पोटेंशियल एनर्जी कम होने से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर, और अपने वो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर मिल गया, उसके बाद किसका मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद है स्टेबिलिटी का। तो इन तीनों कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे निकलने वाली रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा देखना है तीनों कंपाउंड्स में। रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि निकलने वाली ऊर्जा ज्यादा होगी तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा ऐसी बोली जाती है एरोमेटिक कंपाउंड की। उसके बाद किसकी होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बाद है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ध्यान में रखना है, रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया अपने को तो सबसे ज्यादा किसकी, एरोमेटिक, सबसे कम किसकी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। इसी के आधार पर मैंने कहा जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी जिसकी रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद है एरोमेटिक कंपाउंड। तो जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी जिस कंपाउंड की सबसे कम है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक। तो ये बात होगी स्टेबिलिटी की। तो अपने को कुछ भी पूछ ले, रेजोनेंस एनर्जी पूछ ले, पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले या स्टेबिलिटी पूछ ले, इनका ऑर्डर मैंने बता दिया, कारण बताया मैंने। रेजोनेंस एनर्जी के आधार पर अपन चेक कर सकते हैं कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, कैसे कम होती है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है, इस चीज को। अब इसी पर बेस्ड एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल्स को। इस कंपाउंड्स में ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, उसको अपन चेक करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा किसी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड की नेचर सबसे ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और उसके बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। इसी पर बेस्ड इक्वेशन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ इस कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 4, 2 डबल बॉन्ड, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। इसमें डिलोकेलाइजेशन होगा, इसका मतलब ये क्या है, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड, फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से इसमें अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि रिंग नहीं है, एसाइक्लिक कंपाउंड। और अगर इसमें मैं बात करूं तो ये कौन सी कैटेगरी में आता है, एलाइलिक। एलाइलिक कार्बोकेटाइन दिख रहा है, एसाइक्लिक है, एलाइलिक है। ये एक तरीके का क्या होता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। एसाइक्लिक कंपाउंड हमेशा ही क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें अगर मैं बात करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें किसी भी तरीके का पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं है। सिंपल यहाँ पे क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब किस युग में देखने को मिल रहा है, इस कार्बोकेटाइन के जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर स्टेबिलिटी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक।
2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला भी क्या होता है, एरोमेटिक। इन दोनों रिंग में क्या हो रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। अब बात आती है एक तो स्मॉलर रिंग, एक लार्जर रिंग। इन दोनों रिंग में एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसको अपन चेक करते हैं, देखना ध्यान से। मैंने कहा स्मॉलर रिंग में एरोमेटिसिटी ज़्यादा होती है देन द लार्जर रिंग, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फोर्थ वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद थर्ड वाले की, क्योंकि दोनों ही क्या है, एरोमेटिक है। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, उसके बाद मैंने क्या बोला, एरोमेटिक के बाद किसकी नेचर ज़्यादा होती है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो ये इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, कॉन्जुगेशन का मतलब ये इसके साथ कॉन्जुगेट है, रेजोनेंस हो रहा है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद सेकेंड कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एक तरीके का क्या है, सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में रिलेटिव अपन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसके आधार पर देखी जाती है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस नहीं हो, मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर देखी जाती है। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर रेजोनेंस नहीं हो तो किसके आधार पर स्टेबिलिटी चेक करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। इस कंपाउंड में, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस था, तो इसकी स्टेबिलिटी, रेजोनेंस डोमिनेंट होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी। तो सेकंड की ज़्यादा होगी, किस वाले से, फिफ्थ वाले से। फिफ्थ वाले में किसकी स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। तो ये दोनों कंपाउंड किसकी कैटेगरी में आ रहे हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें एक में तो क्या है, रेजोनेंस है और एक में सिंपल हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये कंपाउंड जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सेकंड वाले के बाद क्या आएगा, फिफ्थ वाला कंपाउंड। अब कौन से बचे, इन दो, ये दोनों किसकी कैटेगरी में है, जिसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो किसके आधार पर स्टेबिलिटी चेक की जाती है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। अब अपने बचे कौन से रास्ते जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो इस तरीके से एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक की जाती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर। कैसे चेक की जाती है, क्वेश्चन ऐसे सोल्व किया जाता है। तो अब अपना सबसे पहले अपने क्या पढ़ा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके बाद क्या पढ़ा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, उसके बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब हम बात करते हैं 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। फोर्थ अपना है 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बेसिकली मीनिंग क्या है, देखना ध्यान से। 8 पाई का मतलब फॉरेन पाई सिस्टम। इस फॉरेन पाई सिस्टम में एन की जगह मैं क्या रख दूं, 2 रख दूं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तो किसी कंपाउंड की नेचर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर दो चीज़ पर डिपेंड करेगी, इसकी डिपेंडेंस दो चीज़ पर डिपेंड होगी। या तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, डीलोकेलाइज्ड हो, जैसे बाकी में पढ़ा वैसे इसमें पढ़ेंगे, या तो क्या हो, डीलोकेलाइज्ड हो, या क्या हो, लोकेलाइज्ड हो। या तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, डीलोकेलाइज्ड हो या लोकेलाइज्ड हो। तो देखना, अगर डीलोकेलाइज्ड है तो उन कंपाउंड्स की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, डीलोकेलाइज्ड हो, तो कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। अगर ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड हो तो इसकी नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। लेकिन कभी भी क्या नहीं होंगे, एरोमेटिक नहीं होंगी, कभी भी एरोमेटिक नहीं होंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी क्या नहीं होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है, या तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, या क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अब बात आती है 8 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकेलाइज्ड है तो कौन कौन से कंपाउंड है जिसकी नेचर एंटी एरोमेटिक होगी, उसको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा कंपाउंड्स को। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है।
जिसमें क्या हो रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। इसी तरीके से कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 2 8 8 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें डिलोकेलाइजेशन होगा इस कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक। अब अगर मैं बात करूं कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसमें कितने हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो और कंपाउंड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड हो, इसका मतलब डिलोकेलाइजेशन एब्सेंट हो। अगर मैं बात करूं जैसे साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन की, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन क्या होती है, इसकी अपन चर्चा कर ली थी। ये क्या होती है, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। ये ओरिजिनल इसकी कौन सी शेप होती है, टब शेप। इसकी कौन सी शेप होती है, टब शेप। टब शेप का मतलब ये क्या है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर कंपाउंड है। टब शेप, टब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके कारण नॉन प्लेनर का मतलब क्या हुआ, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, जिसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स इस डिलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, टब शेप होती है, जिसके कारण 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, लोकेलाइज्ड हो गए, और इसकी नेचर क्या हो गई, नॉन एरोमेटिक। तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो ये अपना हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें अपने दो कंडीशन देखी, डिलोकेलाइजेशन और लोकेलाइजेशन के आधार पर कंपाउंड की नेचर। अब हम देखते हैं इसमें अपना जो लास्ट सिस्टम देख लेते हैं, एक सिस्टम और देख लेते हैं इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो फिफ्थ कौन सा होगा, फिफ्थ 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है, 4n+2 सिस्टम ही होता है एक तरीके का। 4n+2 सिस्टम में n की वैल्यू कितनी रखूं कि क्या आ जाए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए। n = 2, अगर 2 रख दूं, इस n की जगह क्या रख दूं, 2, तो कितने होंगे देखना, 4 × 2 + 2 कितने हो गए, 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो किसी कंपाउंड में 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आधार पर उसकी नेचर चेक करनी है, तो उसकी दो चीज़ पर डिपेंडेंस होगी, या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिलोकेलाइज्ड होंगे, या क्या होंगे, लोकेलाइज्ड होंगे। या तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिलोकेलाइज्ड, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड होंगे। तो देखना ध्यान से वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जिसमें अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कंपाउंड की नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लोकेलाइज्ड, तो उसकी नेचर क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। लेकिन कभी भी क्या नहीं होंगे, एंटी एरोमेटिक नहीं होंगे। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, या तो क्या होगा, एरोमेटिक, या क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो वो कौन कौन से एग्जांपल है जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से एग्जांपल है जिसमें लोकेलाइजेशन होगा, तो उसकी मैं 1 बाय 1 बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जिसमें डिलोकेलाइजेशन हो रहा है उन कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये क्या है, नेफ्थेलिन। इसको क्या बोलते हैं, नेफ्थेलिन, जिसमें 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई हो और कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड हो। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, डिलोकेलाइजेशन हो रहा है रिंग में इन इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक। इसकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। इसी तरीके से कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो देखना ध्यान से, जैसे ये क्या कहलाती है, 7 मेंबर रिंग जब 5 मेंबर रिंग के साथ आपस में जुड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है, एजोलिन। ये क्या है, एजोलिन। इसमें कोई कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें डिलोकेलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दिया गया कंपाउंड क्या है, नेचर में एरोमेटिक है।
तो ये तो अपनी बात हो गई जिसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो, डीलोकेलाइज्ड हो रहे हो, उनकी नेचर क्या होगी, एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अब अपन बात करते हैं 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब क्या हो, लोकेलाइज्ड हो, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है देखना ध्यान से। इसमें एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, जैसे इसको क्या बोलते हैं, एन्युलिन। अपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, ये कौन सी एन्युलिन है, एन्युलिन 10, जिसमें 10 कार्बन, जिसमें क्या हो, एक एक कॉन्जुगेशन में क्या हो, डबल बॉन्ड हो। इसके साथ वैलेंसी अगर मैं पूरी करूं तो किसके द्वारा होगी, हाइड्रोजन के द्वारा। ये हाइड्रोजन एटम, इनके बीच मैंने बताया था यहाँ पे क्या लगेगा, स्टेरिक रिपल्सन लगेगा। रिपल्सन लगने से ये कंपाउंड की इसकी नेचर क्या हो जाती है, ये अपनी प्लेनरिटी खो देता है। इसका मतलब कंपाउंड क्या है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर कंपाउंड हमेशा ही क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूँ तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा पूरी रिंग में, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर कंपाउंड में डीलोकेलाइजेशन नहीं होने से ये जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें लोकेलाइज्ड है। डीलोकेलाइजेशन नहीं होने का मतलब ये जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम ये क्या है, लोकेलाइज्ड है। लोकेलाइज्ड का मतलब इसकी नेचर क्या होगी, एन्युलिन 10 क्या होती है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अपन ने सबसे पहले सिस्टम्स की बात की जिसके आधार पर अपने को पहचानना होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या डीलोकेलाइज्ड है या लोकेलाइज्ड। उसके आधार पर अपने को चेक करना होता है कि दिया गया मॉलिक्यूल उसकी नेचर क्या है, वो कौन कौन से एग्जांपल है जिसमें अपन कंपैरेटिवली नेचर चेक की जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट किए जाते हैं इसकी अपन चर्चा की। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इन सिस्टम में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।